वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू साइंस क्लास। स्टूडेंट, हमने प्रीवियस वीडियो में क्या क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है हाउ डू ह्यूमन हियर साउंड। उनके ईयर तक जब साउंड जाती है तो कैसे ब्रेन तक मैसेज पहुंचता है। हमने ईयर के सारे पार्ट्स के बारे में पढ़ा, आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। ठीक है। स्पीड ऑफ ए लाइट वर्सेस साउंड, मतलब लाइट में जो साउंड की स्पीड क्या है और एयर में जो है साउंड की स्पीड क्या है, ये कितना है। साउंड ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड। हवा में साउंड की स्पीड है 330 मीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 330 मीटर दूरी ट्रेवल करती है नॉर्मली एयर में। ठीक है। लेकिन जब लाइट की बात करें, लाइट जो है एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 3 × 10⁸। 3 × 10⁸ का मतलब होता है 3 लिखो, 8 बार 0 लिखो, इतनी मीटर दूरी। ठीक है ना। 3 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इतना मीटर दूरी ट्रेवल करेगा लाइट एक सेकेंड में। ठीक है। कितना ज़्यादा दूरी एक सेकेंड में लाइट ट्रेवल कर सकती है, लेकिन साउंड जो है 330 मीटर ही ट्रेवल करती है एक सेकेंड में। इसलिए जब लाइटनिंग होता है, तो आपने देखा होगा जब लाइटनिंग होता है तो हमें पहले लाइट दिखाई देती है, बाद में साउंड की आवाज़ आती है ना। जब बहुत तेज़ तूफान आता है, लाइटनिंग होती है, तो हमें लाइटनिंग पहले दिख जाता है, थोड़ी देर के बाद वो गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है। क्यों आती है? क्योंकि लाइट की जो स्पीड है वो ज़्यादा है और साउंड की स्पीड जो है कम है। द स्पीड ऑफ लाइट इज़ फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड। दैट इज़ वाई द थंडरिंग साउंड आर ऑलवेज हर्ड ए लिटिल आफ्टर सीइंग द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग। बोथ लाइटिंग एंड थंडरिंग अकर टुगेदर, दोनों साथ में ही अकर होते हैं, लेकिन हमें लेट सुनाई देता है। डिले इन हियरिंग इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ साउंड एंड लाइट। तो इस वजह से साउंड के स्पीड में एयर में और लाइट में जो स्पीड डिफरेंस होने की वजह से ही हमें आवाज़ लेट सुनाई देती है। ठीक है। आगे हम समझते हैं कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स साउंड के, जैसे कि एम्पलीट्यूड है, फ्रीक्वेंसी है, टाइम पीरियड है। ठीक है। तो उसके बारे में हम डिटेल स्टडी आगे समझते हैं। ठीक है। अब समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड क्या होता है। ठीक है। साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव एंड ए वेव इज करेक्टराइज्ड बाय 3 बेसिक फैक्टर्स: एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। साउंड जो है एक वेव की तरह ट्रेवल करती है, जिससे वेव होती है ना, नदियों में आपने वेव देखा होगा, है ना। वाइब्रेशन जब होता है तो वेव जैसे ट्रेवल करता है, उस तरह से साउंड भी ट्रेवल करता है इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। ठीक है। और ये जो वेव है ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है: एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड। अभी एम्पलीट्यूड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, उसके बारे में हमको समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सिंपल पेंडुलम का। ठीक है। ताकि हमें ये एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड क्लियरली समझ में आ जाए। जैसे कि हम जानते हैं कि सिंपल पेंडुलम जो है उसमें बॉब होता है, नीचे अटैच रहता है एक स्ट्रिंग से एट द एंड, एंड इफ़ यू पुल ए बॉब साइड वे, यदि बॉब को आप एक साइड मूव करते हो, जैसे यहाँ से मान लो बॉब ने स्टार्ट किया, यहाँ पे बॉब है, यहाँ से हमने थोड़ा सा स्ट्राइक किया तो मान लो इधर आया, यहाँ से फिर ये वापस यहाँ जाएगा। ठीक है। फिर वापस यहाँ से यहाँ आएगा, तो ये इसने क्या किया, एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट किया। द मोशन ऑफ ए पेंडुलम फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजिशन टू अदर एक्सट्रीम पोजिशन एंड बैक इज कॉल्ड एन ऑक्सीलेशन। यदि वो ए से बी से ए तक वापस आ गया, यदि हमने यहाँ से स्टार्ट किया, बॉब को पकड़ के यहाँ से यदि स्टार्ट करते हैं, जहाँ से भी स्टार्ट करो आप, यदि ए से स्टार्ट करेंगे तो यदि ए से बी गया, बी से दोबारा ए पे आ गया, तो हम उसे कहेंगे एक ऑक्सीलेशन। यदि मिडल से स्टार्ट करोगे तो यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से फिर वापस आके फिर मिडल में आ जाएगा, तो भी वो 1 ऑक्सीलेशन होगा। तो होप आप समझ गए हो कि 1 ऑक्सीलेशन क्या होता है। 1 ऑक्सीलेशन करने का मतलब है कि एक वेव कंप्लीट हो गया। ठीक है। जैसे कि हम जैसे जानते हैं कि ये वेव होता है, यहाँ पर यदि हम वेव की तरह इस तरह से फिगर बनाएंगे तो ये एक यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट के फिर वापस इस पोजीशन में आ गया, तो मतलब एक वेव कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब समझते हैं एम्पलीट्यूड क्या होता है।
देखिए अब एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव क्या होता है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑक्सीलेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स सेंट्रल पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। मान लो बॉब यहाँ से यहाँ पे है, यहाँ से इसने हमने मूव किया तो जितना मैक्सिमम पोजीशन हमने इसको यहाँ से यहाँ तक लेके आए, ठीक है, मान लो इतनी बड़ी भी हो सकती है, यहाँ से यहाँ तक भी हम ला सकते थे, यहाँ से यहाँ तक भी ला सकते थे, मतलब बॉब को आगे बढ़ा के हम अपना जितना डिस्प्लेसमेंट हम लेके आए पहली बार यहाँ से यहाँ तक में, तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑक्सीलेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स सेंट्रल पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्टेंस हम लेके जाते हैं उसको, तो वो होता है एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव इज़ द हाइट ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ। यदि साउंड वेव की बात करें, जैसे ये वेव है, ठीक है, वेव इस तरह से एक ऑक्सीलेशन ये कंप्लीट हुआ, तो मैक्सिमम हाइट, जो हाइट यहाँ से यहाँ तक में जो कवर हो रही है सबसे, यदि यहाँ से यहाँ तक ऐसे भी हम बना सकते हैं, है ना, वेव को और बड़ा भी बना सकते हैं इस तरह से, तो जो मैक्सिमम हाइट है ये जो है क्रस्ट, ऊपर वाला जो वेव जा रहा है उसे क्रस्ट और नीचे वाला जो जा रहा है उसे ट्रफ। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट ऑफ द क्रस्ट एंड द ट्रफ, क्रस्ट और ट्रफ का जो मैक्सिमम हाइट जा रहा है उसे ही हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है ये रिप्रेजेंट किया जाता है ए के द्वारा। द ऐसा यूनिट इज द सेम एज डेट ऑफ डेंसिटी और प्रेशर। ऐसा यूनिट जैसे डेंसिटी और प्रेशर में रहता है, ठीक है, उसी तरह से उसका ऐसा यूनिट जो सेम रहता है ए ही रहता है। एम्पलीट्यूड जो है उसका ऐसा यूनिट सेम रहता है। ओके, नाउ हमारे पास एक इस तरह का वेव है जो आपको दिखाया गया है फिगर में। अब हमें इसका एम्पलीट्यूड मेज़र करना है। ठीक है, क्या करना है, एम्पलीट्यूड मेज़र करना है। तो हम क्या करेंगे, एक स्केल लेंगे, स्केल की मदद से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो मेज़र कर लेंगे। मान लो एक और वेव है, ये इससे थोड़ी सी बड़ी है, इस तरह से एक वेव का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका यहाँ से यहाँ तक मेज़र कर लेंगे। मान लो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है 0.1 आया और यहाँ तक का डिस्टेंस जो है 0.5 आया। ठीक है, तो इस तरह से हम देख लेंगे कि यहाँ का डिस्टेंस क्या है, तो हम यहाँ का एम्पलीट्यूड हो जाएगा पहला वाला फिगर का 0.1 मीटर, और यहाँ से यहाँ मेज़र करेंगे जितना भी डिस्टेंस आएगा वो उतना मीटर एम्पलीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, ए इक्वल टू 0.5 मीटर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर ए इक्वल टू 0.1 मीटर लिख सकते हैं। मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है उसे हम कहेंगे एम्पलीट्यूड। ठीक है, यदि जो है एम्पलीट्यूड जो है इस तरह से हम मेज़र कर लेंगे, लेकिन यदि हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव हो, मतलब जिस तरह से साउंड वेव हमारे इस तरह से रेयरफैक्शन और कंप्रेशन होता है ना, आपने पढ़ा है कि जैसे साउंड वेव इस तरह से कहीं पर बहुत दूर दूर होता है और कहीं पर बहुत पास में होता है, इस तरह से बहुत पास पास रहता है, तो एक हम उसे रेयरफैक्शन कहते हैं जो कि दूर दूर होता है थोड़ा सा, और इधर कॉम्प्रेशन कहते हैं। अब इसमें वेवलेंथ कैसे मेजर करेंगे, तो मीन जो इन दोनों का जो मीन पोजीशन है, बीच वाला जो पॉइंट है, उससे कितनी डिस्टेंस तक गया है ये, ठीक है, सबसे ऊंचाई कितनी दूरी तक गया है इस सोर्स, ये मान लो ये सोर्स है, कहीं से आवाज़ आ रही है, ठीक है, यहाँ से मीन पोजीशन ये जो है उसका, उससे कितनी ऊंचाई तक वो और कितने नीचे तक वो गया है आवाज़, तो इनका डिस्टेंस जो है वो उसका एम्पलीट्यूड हो जाता है। इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल समझाया गया, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव जो कि एयर में ट्रांसवर्स करता है। ठीक है, सीधी जो वेव ट्रेवल कर रही है, और ये वेव जैसे पानी में ट्रेवल करती है ना, तो इस तरह का वेव है, इसमें एम्पलीट्यूड इस तरह से पता करेंगे। क्लियर ना, अब समझते हैं टाइम पीरियड ऑफ ए साउंड वेव। ठीक है, मान लो एक वेव इस तरह से कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से एक वेव है, इसमें दिखाया नहीं गया है, ये एक वेव है। ठीक है, तो ये एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये मूव कर रहा है, मतलब एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट हो रहा है, एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। द टाइम पीरियड क्या हो गया, द टाइम टेकन फॉर वन ऑक्सीलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। एक ऑक्सीलेशन करने में जितना समय वो ले रहा है, दैट इज द टाइम पीरियड। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई टी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और टाइम पीरियड है, डेट मीन्स उसका ऐसा यूनिट क्या होगा, सेकंड में ही होगा, इतना टाइम ले रहा है एक वेव कंप्लीट करने के लिए, ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड आर रिप्रेजेंटेड बाय एज फॉलोज। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वो आगे हम देखते हैं क्या है वो फ्रीक्वेंसी। ये जो है
फ्रिक्वेंसी फॉर वन ऑक्सीलेशन, जिसे म्यू भी कहते हैं। ये जो साइन है ना इस तरह का आपको जो दिख रहा है उसे म्यू कहते हैं, ठीक है, जो कि फ्रीक्वेंसी का सिंबल है। फ्रीक्वेंसी फॉर वन ऑक्सीलेशन म्यू इज इक्वल टू 1/t, मतलब म्यू जो होता है 1/t होता है। पहले समझते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तब ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो देखिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड वेव, द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। मान लो यहाँ पे साउंड वेव है, ठीक है, तो ये साउंड वेव है, ठीक है, इस तरह से 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 एक साउंड वेव है, और दूसरा साउंड वेव इस तरह से थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा उससे बड़ा है। तो देखिए इसमें फ्रीक्वेंसी क्या है, द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर कहने का मतलब एक सेकेंड में जितनी बार वो ऑक्सीलेशन कर रहा है उसे हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। अभी मान लो यहाँ पर बॉडी है, सोर्स है, यहाँ से वेव जा रही है, तो एक सेकेंड में मान लो पहली बार में उसने यहाँ से यहाँ तक एक सेकेंड में ट्रेवल किया, इतने 3 मतलब 2 वेव आ गए इसमें, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहाँ से यहाँ तक, मान लो यहाँ से यहाँ तक उसने 3 वेव कंप्लीट कर लिए एक सेकेंड में, है ना। लेकिन इसी नेक्स्ट फिगर में एक सेकेंड टाइम में उसने एक ही ऑक्सीलेशन कवर किया, ठीक है, मतलब वो धीरे धीरे कवर कर रहा है, ये जल्दी जल्दी स्पीड में जा रहा है, तो इसे हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे कि एक सेकेंड में कितना ऑक्सीलेशन कोई भी वेव कंप्लीट कर रहा है, दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव की वो फ्रीक्वेंसी है। यदि हम कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन की बात करें, जैसे कि एयर में होता है, तो यहाँ पर मान लो बहुत पास पास में है, एयर फ्रैक्शन में बहुत दूर दूर में, ठीक है। तो एक कंप्रेशन एयर फ्रैक्शन, फिर एक कंप्रेशन एक एयर फ्रैक्शन, इस तरह से एयर में इस तरह से मूव होता है। तो एक सेकेंड में कितनी बार कंप्रेशन एयर फ्रैक्शन वो क्रिएट हो रहा है, दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और उसको डिनोट करेंगे म्यू, इसे म्यू कहते हैं, म्यू या न्यू कह सकते हो, म्यू। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल न्यू, ग्रीक लेटर है ये न्यू, और इसकी यूनिट क्या है, हर्ट्ज, ठीक है। मान लो यदि वो एक सेकेंड में 3 ऑक्सीलेशन कवर हो रहा है इस फिगर में, तो हम यहाँ पे 3 हर्ट्ज, इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 3 हर्ट्ज। यहाँ पे एक ही वेव कंप्लीट हो रहा है, डेट मीन्स हम क्या कहेंगे वहाँ पर, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है, यहाँ पे 1 हर्ट्ज, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ठीक है ना। अब इसमें देखिए, जैसे कि मैंने अभी बताया कि फ्रीक्वेंसी में मान लो कि एक सेकंड में 3 ऑक्सीलेशन कवर हो रहा है। मान लो कि एक सेकंड में एक वेव जो है 3 ऑक्सीलेशन कवर कर रहा है, मान लो 3 ऑक्सीलेशन 3 हर्ट्ज, ठीक है ना। 3 हर्ट्ज मतलब 3 ऑक्सीलेशन जो है, 3 ऑक्सीलेशन एक सेकंड में कंप्लीट कर रहा है। फ्रीक्वेंसी में हमने पढ़ा था कि 3 ऑक्सीलेशन एक सेकंड में यदि कवर कर रहा है तो एक ऑक्सीलेशन कितने में करेगा, ठीक है, एक ऑक्सीलेशन इक्वल टू 1/3 सेकेंड, ठीक है। तो ये सेकेंड क्या है, टाइम है, तो यहाँ पर ये वही चीज़ दिया हुआ है, t इक्वल टू 1/3 सेकेंड, मतलब ये 3 क्या था हमारा, ये फ्रीक्वेंसी था, तो t इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यदि हमें टाइम नंबर पता है कि कितनी बार एक सेकंड में कोई भी वेव ऑक्सीलेट कर रहा है, तो यदि हमको टाइम पीरियड निकालना है तो 1/3 कर देंगे तो उतना सेकंड निकल जाएगा एक ऑक्सीलेशन का टाइम, क्योंकि हमें पता है टाइम पीरियड क्या है, टाइम टेकन फॉर 1 ऑक्सीलेशन। तो 1 ऑक्सीलेशन का क्या हो जाएगा, 1/3 मतलब 1/फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फॉर 1 ऑक्सीलेशन, एक ऑक्सीलेशन को यदि हम कितना टाइम लेगा तो 1/t, इस तरह से कर सकते हैं इसको हम, इस तरह से म्यू यदि फ्रीक्वेंसी निकालना है, टाइम पीरियड दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी निकालना है तो उसको t से डिवाइड कर देंगे, और यदि हमें टाइम पीरियड दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी निकालना है तो 1/t कर देंगे। यदि हमें टाइम पीरियड दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी निकालना है तो 1/t, और यदि हमें फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और टाइम पीरियड निकालना है तो 1/म्यू कर देंगे, न्यू कर देंगे। तो इस तरह से हम टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, ठीक, किसी भी वेव का। क्लियर। सो अब जानते हैं कि जो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है लाउडनेस, और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है पिच। अभी लाउडनेस ऑफ पिच कैसे डिपेंड करता है, आइए देखते हैं। द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। तो हमने पढ़ा है कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, जब किसी भी एक वेव का जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस होता है ये एम्पलीट्यूड होता है, हमने ये अभी पढ़ा है। तो जितना बड़ा इसका ये डिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा किसी भी आवाज़ का लाउडनेस होगा, तेज आवाज़ होगा। इफ़ द एम्पलीट्यूड इज़ लेस, यदि उसका एम्पलीट्यूड कम होगा, डेट मीन्स
उसमें आवाज़ बहुत फीबल होगा, बहुत कम होगा। इफ़ द एम्पलीट्यूड इज़ मोर, किसी भी वेव का यदि एम्पलीट्यूड बहुत बड़ा बनता है तो उसका आवाज़ भी बहुत लाउड होगा, ठीक है। और एम्पलीट्यूड जो है डिपेंड करता है, ये कह सकते हो लाउडनेस जो डिपेंड करता है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है। लाउडनेस जो होता है वो स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। मान लो इसका डिस्टेंस जो है 2 सेंटीमीटर है, 2 मीटर है, या 2 सेंटीमीटर मान लो, इतना मीटर तो नहीं जाएगा, 2 मीटर है तो लाउडनेस हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर करना है, ठीक है। 2 का स्क्वायर इट मीन्स 4, इट मीन्स उसका लाउडनेस 4 गुना बढ़ जाएगा। यदि एक वेव और दूसरे वेव में यदि डिफरेंस है, यदि एक का एम्पलीट्यूड 1 है तो उसका लाउडनेस हो जाएगा 1 dB, और लेकिन यदि इसको एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा इसका वेव का, उसको स्क्वायर करेंगे तो 2 स्क्वायर इट मीन्स 4, लाउडनेस हो जाएगा 4 dB, ठीक है। तो इस तरह से लाउडनेस जो है डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे। अब समझते हैं पिच क्या होता है, ठीक है। द पिच ऑफ साउंड, श्रिलनेस एंड फ्लैटनेस डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। पिच डिपेंड करता है कि फ्रीक्वेंसी कितना है, ठीक है। जैसे कि हमने समझाया था कि फ्रीक्वेंसी होता है कि एक सेकंड में कितनी बार वो मूव कर रहा है, ठीक है, कितनी वेव बना रहा है। इफ़ द फ्रीक्वेंसी इज लेस, मतलब एक सेकंड में यदि 2 ही बार उसकी वेव बन रही है, ठीक है, एक सेकंड में, मान लो पहला फिगर में एक सेकंड में 2 बार वेव बन रही है और दूसरे फिगर में एक सेकंड में 3 बार वेव बन रही है, तो इसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी लेस है, इसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो फ्रीक्वेंसी जब कम होगा तो साउंड जो है लो पिच होगा। साउंड ऑफ ए ड्रम, साउंड ऑफ एन एडल्ट एक्सेट्रा, इफ द फ्रीक्वेंसी इज मोर द साउंड इज हाई पिच। अब यहाँ पे क्या है, इस वाले फिगर में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, 3 है ना, 3 बार वो मूव कर रहा है एक सेकंड में, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी मोर है तो यहाँ की आवाज़ जो होती है बहुत पतली और तीखी होगी। अब इसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी कम है उसके मुकाबले में, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी कम है तो यहाँ पे इसकी आवाज़ इतनी तीखी नहीं होगी, थोड़ा सा मोटा सा होगा, ठीक है। तो पिच, हाई पिच का मतलब है बहुत तीखी और दूर तक जाती है, और लो पिच का मतलब है उतनी दूर तक नहीं जाती है, बस थोड़ी सी फैली हुई होती है आवाज़, थोड़ी सी मोटी सी होती है। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है पिच, जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही ज़्यादा पिच होगा, ठीक है। जितना कम फ्रीक्वेंसी होगा उस साउंड का, उसके वेव का, तो उतने ही लो पिच होगा। हाँ, तो आप समझ गए होंगे लाउडनेस और पिच में क्या डिफरेंस है, ओके। यस बच्चों, स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड ऑन द इलास्टिसिटी। स्पीड डिपेंड करता है इलास्टिसिटी, द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और मटेरियल टू रिज्यूम इट्स नॉर्मल शेप आफ्टर बीइंग स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड। यदि किसी चीज़ में स्ट्रेच और कंप्रेस्ड कितनी बार हो रहा है तो उसकी इलास्टिसिटी पे डिपेंड करता है कि साउंड की स्पीड उसमें कितनी होगी। डेंसिटी ऑफ द मीडियम थ्रू विच इट प्रोपगेट, किस मीडियम में कोई भी साउंड आगे बढ़ रही है इस पर भी डिपेंड करता है। यदि वो लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, मतलब उस मटेरियल की कितनी डेंसिटी है, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता है। इन केस ऑफ एयर इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ऑफ एयर, ठीक है। एयर में डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। यदि बहुत ठंड है ना, तो वहाँ पे स्पीड कम हो जाएगा, ठीक है। यदि बहुत ज़्यादा है, मतलब एयर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है या एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो वहाँ स्पीड ज़्यादा हो जाएगा। तो स्पीड जो है टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, एक समान नहीं रहता है। इन तीनों चीज़ों पे डिपेंड करता है कि साउंड की स्पीड कहाँ पे कितनी होगी। द स्पीड ऑफ साउंड थ्रू एयर इज़ अबाउट 330 मीटर पर सेकेंड, करीब करीब, मतलब क्योंकि ये चेंज होता है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, डेंसिटी, इन सब के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो स्पीड ऑफ साउंड जो है नॉर्मली 330 मीटर पर सेकेंड हम मान सकते हैं, एंड इसलिए अबाउट लिखा है। द स्पीड ऑफ साउंड थ्रू वाटर, वाटर में देखो उससे ज़्यादा है, 1500 मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 1500 मीटर तक जो है साउंड ट्रेवल कर सकती है इन लिक्विड। और गैस में सबसे ज़्यादा है, सॉलिड में उससे ज़्यादा है। द स्पीड ऑफ साउंड गैस, सॉलिड इज़ ग्रेटर, लिक्विड उससे ग्रेटर, एंड गैसेस में सबसे कम, मतलब एयर में साउंड की स्पीड सबसे कम है, सबसे ज़्यादा स्पीड जो है सॉलिड में है। मतलब यदि मैं किसी भी मटेरियल की, जैसे एक एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि एक यहाँ पे आप एक वो ले लो, एक कोई भी एक बॉक्स ले लो, ठीक है। अब उस बॉक्स में इस तरह से एक बॉक्स ले लो और यहाँ पे एक बॉक्स ले लो और इसके बीच में एक धागा बांध दो, बहुत दूर लेके जाओ उस धागे को, जितनी दूर लेके जाओ। यहाँ पे आप बोलोगे तो आप यहाँ
इसकी आवाज़ यहाँ से इसके कान तक आराम से चली जाएगी, क्योंकि ये सॉलिड के थ्रू पास हो रहा है। ठीक है, ये जो धागा है ये सॉलिड है, तो सॉलिड के थ्रू बहुत दूर तक आवाज़ जा सकती है, लेकिन आप नॉर्मली उससे बोलोगे तो हो सकता है उसके पास आवाज़ उतनी दूर तक ना जाए, लेकिन इस तरह से आप ट्रांसवर्स करोगे, ट्रैवल करवाओगे अपने साउंड को, तो वो वहाँ उसके कान तक पहुँच जाएगी। तो कहने का मतलब है साउंड की स्पीड जो है सॉलिड में ज़्यादा है। रिलेशन बिटवीन स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन है? सो स्पीड इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा है कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस इनटू टाइम। ठीक है ना, हमने क्या पढ़ा है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, तो डी मतलब वेवलेंथ, किसी भी वेव का जो डिस्टेंस होता है यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो डिस्टेंस है, ये हो गया डिस्टेंस, दैट इज वेवलेंथ। टाइम, एक ऑक्सीलेशन करने में कितना टाइम ले रहा है वो उसका फ्रीक्वेंसी में डिनोट करेंगे। ठीक है, और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस टू टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब वी इज इक्वल टू लेमडा मल्टीप्लाई न्यू, ये हो गया स्पीड। ठीक है, मैथ्स में हमने पढ़ा है ना स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम, तो एक वेव के अकॉर्डिंग उसको देखेंगे तो वो डिस्टेंस क्या है? ये वेवलेंथ है, और टी क्या है? वो टाइम पीरियड है कि एक ऑक्सीलेशन में कितना टाइम ले रहा है। तो ये दैट इज स्पीड इज इक्वल टू लेमडा इनटू न्यू। होप इट इज क्लियर. Now in next video we will understand audible and inaudible sound and major source of noise pollution. Till then, bye bye. Thank you.